नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी आसमानी नीली याद। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। वो नए बने पुल की रेलिंग के पास खड़ी थी। वहाँ मध्यम उजाला था। मुझे लगा कि कोई लड़की कुछ दूर तक के लिए मुझसे लिफ्ट मांग रही है। वो शहर का नया नया इलाका था और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनियमित सा था। अक्सर स्कूल जाता या स्कूल से लौटता कोई बच्चा मेरी स्कूटर रुकवाता रहा था। उन दिनों शनिवार की शामों में मैं ट्रेन से उतरने के बाद पहले अपने पुराने मकान में जाता, वहाँ से अपना स्कूटर उठाता और बेकरी होते हुए अपने माँ बाप के पास जाया करता था। वे दोनों मेरी बड़ी बहन के करीब के एक मकान में रह रहे थे। उन दिनों पिता जीवित थे। उस लड़की के स्कूटर पर बैठने के कुछ क्षणों बाद ही मुझे खटका हुआ कि वो कॉलेज या दफ्तर से लौट रही लड़की नहीं हो सकती। उसकी देह मेरी देह से छू रही थी। पुल पर सर्दियों की शामों का धुंधलका और हल्का सा उजाला था और मेरे अंदर ये भय और पछतावा कि मैंने उस लड़की को क्यों बिठा लिया। उसे प्लाजा के पास उतरना था। 20 मिनट की बात थी। वहाँ उसकी अपनी स्कूटी रखी हुई थी। इतनी तेज़ी से क्यों चला रहे हैं? मुझे सदर बाज़ार पहुँचना है। अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। इन दोनों दुकानों में भीड़ रहती है। क्या खरीदना है? ग्रीटिंग्स। मेरे लिए भी खरीदोगे? उसने हंसते हुए कहा। उसके हंसने में, उसके कहने और मुझे छूते चले जाने में कुछ था कि मैंने जान लिया कि यह भी प्लाजा के इलाके में अपने ग्राहकों को ढूंढती फंसाती लड़कियों में से एक है और मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़की से छुटकारा लेना होगा। आप कहाँ पर उतरेंगी? जहाँ आप चाहेंगे। मैं सदर बाजार जा रहा हूँ। मैं भी वहाँ चलूँगी, लेकिन आपकी स्कूटी तो प्लाजा के सामने है। आपकी स्कूटर तो साथ है। आप यहाँ तक कैसे आईं? मेरा एक कस्टमर मुझे यहाँ लाया था। आप क्या करती हैं? मैंने जानना चाहा था। मेरी जैसी लड़कियाँ क्या करती हैं? मुझे नहीं पता। क्या पहली बार किसी वेश्या से मिल रहे हो? मैं चुप रह गया था। मेरा चुप रहना ही बेहतर था और बेहतर था उसे जल्दी से जल्दी कहीं छोड़ देना। कोई मुझे उसके साथ देख सकता था। कोई मेरे माँ बाप से कह सकता था कि आपके लड़के ने शादी इसलिए नहीं की है कि वो वेश्याओं के साथ खुलेआम सड़कों पर घूम सके। वो मेरे माँ बाप को कोसता रहेगा, उनके गैर जिम्मेदार और लापरवाह होने पर उंगली उठाएगा। ऐसा करते हुए वो गलत भी नहीं होगा। उसे क्या पता होगा कि पुल की मध्यम उजाले में खड़ी हुई इस लड़की को स्कूटर पर बैठने तक मेरे जहन में उसके वेश्या होने का सवाल ही नहीं उतरा था। आपका कस्टमर आपको प्लाजा तक छोड़ सकता था। मैं ही उसे छोड़ आई। वो बहुत ही ओछा आदमी था। क्यों? मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाना चाह रहा था। उसके टीवी पर घटिया किस्म की फिल्म का कैसेट लगा था। मुझे उसके यहाँ घुटन सी होने लगी। मैं डर भी गई थी। क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है? मैं इन सब में अभी अभी पड़ी हूँ। घर में कौन कौन है? मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। आपके यहाँ? मैं अपने माँ बाप से मिलकर ही आ रहा हूँ। और आपका अपना परिवार कहाँ रहता है? मैंने शादी नहीं की है। ये बहुत अच्छा रहा। क्यों? आज की शाम आपके साथ गुजर जाएगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप गलत समझ गईं। वो हंसने लगी। वेश्या के साथ रहना पसंद नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मेरा ज़िंदगी का नज़रिया कुछ है। मुझे समझा नहीं सकते? मैं खामोश रहा था। मैं स्कूटर चलाते हुए, उसको जरा सा भी न जानते हुए, अपने 45 बरस की ज़िंदगी के बारे में क्या क्या बताता, किस तरह बताता, कहाँ से शुरू करता और कहाँ उसका अंत करता। फिर ना उसको इसमें दिलचस्पी थी और ना मुझ में इतनी धीरता। मैं वक्त निकाल भी लेता, पर क्या ऐसी लड़कियों के पास फालतू समय रहता है? फिर उसने अपनी लगभग 30 बरस की उम्र में न जाने क्या क्या देखा होगा, सुना होगा। प्रेम और सेक्स के बारे में उसके अपने भी विचार होंगे। इन सब के लिए वक्त की ज़रूरत थी और लंबी बातचीत और बहस की। वक्त ना उसके पास था और ना मेरे पास। प्लाजा करीबी रह गया था और उसे वहाँ छोड़कर मुझे सदर बाजार की तरफ बढ़ना था। आपने मेरा उत्तर नहीं दिया। मैं आपको क्या बता सकता हूँ? आप क्या करते हैं? सेंट्रल स्कूल में ड्राइंग पढ़ाता हूँ। कहाँ पर? इस शहर में नहीं। मैं शनिवार इतवार को यहाँ आता हूँ। आपने स्वेटर भी नहीं पहनी है। किसी होटल में कॉफ़ी पीते हैं, चलिए। मेरे पास वक्त नहीं है। तब क्या नाश्ता भी नहीं करवाओगे? मैं आपको पेट्रोल और नाश्ते के लिए पैसे दे सकता हूँ।
मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। प्लाजा की बत्तियां जगमगाती हुई नजर आने लगी थीं। उस वक्त शहर के इस इलाके के समृद्ध लोग वहाँ की दुकानों और रेस्तराओं में आ जाते थे और वहाँ भीड़भाड़ बनी रहती, चहल पहल होती रहती। युवा और संपन्न लोगों की हंसी और मस्ती का माहौल बना रहता। बहुत पहले ये शहर के पारसियों के बंगलों का इलाका था। न्यू कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे यहाँ के निवासी मरते गए, बम्बई पूना में लौटते रहे और ये जगह एक लंबे वक्त तक सुनसान पड़ी रही। तभी यहाँ प्लाजा खड़ा हुआ, बड़ा सा आधुनिक और आकर्षक बाजार बना और शहर के रईसों की एक तरह की सैरगाह। बीच बीच में इस इलाके में बढ़ रही ब्लू फिल्मों की दुकानों का, यहाँ के ब्यूटी पार्लर में शुरू रहते देह व्यापार का और वहाँ होती रहती लूटपाट की खबरों को मैं अखबारों में पढ़ता रहा था। प्लाजा के पेट्रोल पंप के करीब के रिपेयर शॉप में उसकी सफ़ेद रंग की स्कूटी रखी थी। मैंने अपनी जेब से उसे 100 रुपये निकाल कर दिए थे। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ किसी रेस्तरां में कुछ देर बैठूं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाह रहा था। पेट्रोल पंप की रोशनी में वो मुझे एक सुंदर शांत लड़की जान पड़ी। उसने आसमानी नीले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहन रखा था। वो दुबली सी औसत कद की सांवली लड़की थी। मेरा फ़ोन नंबर रख लो, उसने कहा था। क्यों? कभी मुझसे मिल सकते हो। थैंक्स। आपका नाम क्या है? नाम मैं बदलती रहती हूँ। और नंबर? ये मोबाइल हमें उन लोगों ने दिया है जिनके लिए हम कभी कभी काम करते हैं। एक बात कहूँ, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकती? दूसरे बहुत से काम किए, वहाँ भी वही सब करना पड़ता था। आपके घर के लोग? मेरे पति दमे के रोगी हैं, इधर उनसे कोई काम नहीं होता है। मेरे 2 बच्चे हैं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? 10वीं में थी। इलाहाबाद के पास हमारा गांव था। आपके पास कुछ फुर्सत रहेगी तो आपको अपनी राम कथा सुनाऊंगी। और इस शहर में आपका कौन रहता है? आजकल कौन किसी का होता है? आप भले आदमी हैं, इतनी इज्जत देकर बात कर रहे हैं। मेरा नाम अजीत है। मैं गार्डिनर स्कूल के पास रहता हूँ। शुक्रिया। हमारे पेशे में कभी कभी ही भले लोग मिलते हैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़े थे और मैं वहाँ से निकल पड़ा था। प्लाजा की घड़ी में 7 बज रहे थे। सदर बाजार से कुछ किताबें, ग्रीटिंग्स, कैसेट्स, गुलदस्ते और फूल खरीदने के बाद मैं अपने दूसरे दिन के बारे में सोचने के लिए क्वाइट कॉर्नर में कॉफ़ी पीने के लिए रुक गया। दूसरा दिन उस साल का आखिरी रविवार था और मुझे उसी दिन अपने कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से मिलना था। उनके लिए उपहार ले जाना था। मैंने अपने माता पिता के लिए कुमार गद्दहर के गाए भजनों के 2 कैसेट्स भी खरीदे थे और मैं उन्हें सुनना भी चाह रहा था। मुझे सर्दी भी लग रही थी। उस लड़की से मुलाकात नहीं होती तो मैं घर लौटता, अपनी स्वेटर और मफलर पहनता। क्वाइट कॉर्नर की ज़्यादातर मेज़ों पर युवा जोड़े बैठे हुए थे। मैं स्मोकर जोन में बैठे हुए सिगरेट पीने लगा। बैरे व्यस्त थे। रसोई से तलने पकने की गंध और आवाज़ें आने लगीं। समूचे रेस्तरां में गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग थे। रेस्तरां की लंबी सी बड़ी सी खिड़की से दिसंबर के आसमान पर थमा हुआ चांद नजर आया। उस चांद की चांदनी थी या अपनी ठंड की ठिठुरन, या वहाँ बैठे हुए जोड़ों के चेहरे और आवाज़ें कि मुझे बरबसी उस लड़की का ख्याल आ गया जिससे कुछ देर पहले मैं छुटकारा चाह रहा था। मुझे लगा कि मैं उसे ऐसे सर्दी में एक प्लेट सैंडविच खिला सकता था, एक कप कॉफ़ी पिला सकता था। शायद उसने होटल में बैठने की उम्मीद रखी होगी। शायद वो मुझसे कुछ और कहना चाहती रही होगी। मैं खुद उसके बारे में कुछ और जानने की जिज्ञासा रखने लगा था। मैं उसे ग्रीटिंग और कुछ फूल ही दे देता, उसके बच्चों के लिए चॉकलेट खरीद देता। मैं पछताने लगा था। मैं अपने आप को अपनी भूल और भय के लिए कोसने लगा था। क्वाइट कॉर्नर से मैं अपने पुरखों के मकान में आया। उस साल के पिछले साल तक मेरी माँ भी वहीं रहती थी। उस बरस में अपनी उम्र के 40वें बरस में उतर रहा था और तब तक भी माँ को ये भरोसा था कि मैं अपनी गृहस्थी बसाऊंगा। वो मेरे बच्चों की भी दादी बनेगी। माँ की आकांक्षा अधूरी रही। उसे पछतावा और पराजय मिली और वो मेरे बड़े भाई और उसके परिवार में जाकर रहने लगी। पिता वहाँ रह ही रहे थे। अब मैं दोनों ही जगहों पर अकेले ही रहने लगा था और मेरे साथ का ये अकेलापन भी था कि मुझे फिर उस लड़की की याद आ गई जिससे मैं अचानक ही मिला था, जो अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी देह बेचती थी। मुझसे ही भूल हुई। वो तो अपना नंबर देना चाह रही थी। उसे अपने जादू का पता होगा।
उसके साथ उसका अपना विश्वास और आत्मविश्वास था, और मेरे साथ मेरा डर, जो किसी के उसके साथ मुझे देख लेने की वजह से उन दिनों जगह जगह नज़र आते एड्स से बचावों के पोस्टरों से बाहर आता रहा था। थोड़ी देर की कशमकश के बाद मैं अपने स्कूटर से प्लाजा की तरफ बढ़ा था। उसके पेशे की कुछ दूसरी लड़कियों को मैं वहाँ की लकड़ी की बेंचों पर बैठे हुए देखता रहा था। उन बेंचों पर ही वे अपने ग्राहकों का इंतज़ार किया करती थीं। बहुत पहले मैंने वहाँ सिगरेट पीती हुई एक औरत को देखा था, और उस घटना के किसी मित्र से जिक्र पर मैंने उस इलाके के इस आयाम को जाना था। मैं सिगरेट पीते हुए चैम्बर के आखिरी सिरे पर रखी हुई बेंच पर जा बैठा। 8 बज रहे थे। ठंड और रात बढ़ रही थी, और धीरे धीरे मेरी भूख भी। मैंने दोपहर में ट्रेन में अपना टिफ़िन खाया था। रेस्तरां में भी कॉफ़ी पी सका था। रात के खाने के लिए मुझे अपनी बुआ के यहाँ जाना था, और मैंने उन्हें फ़ोन पर ही ना आ सकने की बात कह दी थी। वो मिल जाती तो मैं उसे किसी होटल में ले जाता और हम साथ साथ खाना खाते, पर वो वहाँ नज़र नहीं आई। कुछ देर बाद मेरे सामने एक दूसरी लड़की खड़ी थी। कहाँ चलना है? कहीं नहीं, मैं घबरा रहा था। अब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, मैं अकेली ही बची हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। थोड़ी देर पहले ही तुम नीला के साथ थे। आप उसे जानती हैं? इस वक्त वो कहाँ होगी? अपने घर में। वो हंसने लगी। मुझे उससे मिलना था। मुझसे काम नहीं चला सकते? आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, ये नीला का मोबाइल नंबर है, वो कल पेट्रोल पंप के पास मिलेगी। और मैं उससे अभी मिलना चाहूँ तो? वो बहुत दूर रहती है। आज तो उसे भी कोई नहीं मिला। पता नहीं घर तक जाने के लिए पेट्रोल था भी। और आप? मैं भी अभी तक रास्ता देख रही हूँ। मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल है, लेकिन मेरा पेट खाली है। मैं आपके लिए पेस्ट्री ले आता हूँ। फ्री में? तब क्या मैं आपसे पैसे मांगूंगा? भले आदमी जान पड़ते हो। इसमें क्या है, 10-15 रुपए की बात है। कभी कभी इतने भी पैसे के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप लोग और कोई काम क्यों नहीं करते? यही हमारे बस का है। उस लड़की को पेस्ट्री और सैंडविच देकर मैं टेलीफोन बूथ पर गया था। फ़ोन नीला के किसी बच्चे ने उठाया था। वो घर पहुंचकर रात का खाना बना रही थी। उसने दूसरे दिन पेट्रोल पंप के पास ही मिलने की बात कही थी। आपको नंबर किसने दिया? एक लड़की मिल गई थी। अच्छा, अनु होगी, बहुत भली लड़की है। आप उसके साथ भी जा सकते हो। मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता था। क्यों? आपसे मिलना अच्छा लगा था। ठीक है, कल मुलाकात होगी। दूसरे दिन रविवार की सुबह में ही मेरी नीला से फ़ोन पर बात हुई थी। अपने माता पिता से मिलकर लौटते हुए दोपहर में मुझे उसका और उसके एक झूठ का ख्याल आया था। आपने मुझसे झूठ बोला था, मैंने कहा था। कौन सा झूठ? आपके माँ बाप और भाई बहन हैं। कस्टमर को हमारा शादीशुदा होना अच्छा नहीं लगता है, पर बाद में आपने सच बता दिया। तब तक आप ग्राहक नहीं रह गए थे। ये बात आप कैसे जान गई? 3 साल से मेरा तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है। आप मेरे बारे में क्या कहेंगी? आप भले आदमी हैं। रविवार की उस दोपहर में मैं अपने पुश्तैनी मकान के बिस्तर पर लेटे लेटे बेगम अख्तर की गज़लें सुनता रहा। मैं भाई के घर से भी जल्दी लौट आया था। मैं अपने माँ बाप के लिए कॉटन मार्केट से अनार खरीदता रहा था, लेकिन उस रोज़ मैंने उनके लिए सदर बाज़ार से ही अनार खरीद लिया। मैंने अपने कपड़ों को इस्त्री के लिए लॉन्ड्री में दिया, जबकि मैं खुद ही अपने कपड़ों को इस्त्री करता रहा था। मैंने खूब ज़्यादा गर्म पानी से स्नान किया। मैंने ये सोचकर भी घर की दोबारा साफ़ सफाई की कि कहीं वो मेरे घर आने का आग्रह न कर दे। मेरे मन में था कि मैं उसके साथ अपनी शाम को तालाब के किनारे खड़े हुए प्राचीन शिव मंदिर के पुराने परिसर में बिता सकूं। शहर की वो शांत जगह बचपन से ही मेरी आत्मीय जगह रहती आई थी। पुराने और घने पेड़ों से हरी घास के आयताकार टुकड़ों पर खड़ी बेंचों से करीबी खड़े हुए तालाब, घाट, मंदिर और जंगली झाड़ियों से बना परिवेश उस जगह को अपने किस्म की प्राचीनता देता रहा था, अपनी तरह की पवित्रता। उस रविवार की शाम में मैं 5:30 बजे ही प्लाजा के सामने के पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। दिन भर उससे हुई कल की मुलाकात की छायाएं मेरे साथ रहीं। मैं व्याकुल बना रहा, तरह तरह के ख्यालों में खोता चला गया। अपनी घड़ी पर मेरा भरोसा टूट गया और मैं दूसरों से टाइम पूछता चला गया। मैं पिछले दिन की भूल को दोहराना नहीं चाह रहा था। मैं आने वाली मुलाकात को एक अच्छी और यादगार मुलाकात में बदलना चाहता था। मैं उस लड़की के कुछ करीब पहुंचना चाह रहा था
और ये भी चाह रहा था कि वो मेरे कुछ नज़दीक आ सके, कभी कभार मुझसे मिलने का हौसला बटोर सके, बीच बीच में मुझसे मिलने बतियाने की कोशिश कर सके। शाम झुकने लगी। प्लाजा की घड़ी में पहले 6 बजे, फिर 6:15 और उसके बाद 6:30। मेरा सब्र टूटने लगा। मुझे रात 10 बजे की गाड़ी पकड़नी थी। वैसे ही उसके साथ 2 घंटे भी नहीं बीतने थे। मैं बूथ में चला गया। वहाँ एक नेपाली लड़का बैठा था। मैंने उसका नंबर घुमाया और उस शाम भी मोबाइल को किसी बच्ची ने ही उठाया। बाद में वो फ़ोन पर आई। मैं आज बाहर नहीं निकल सकूंगी। क्या बात हुई? मेरी छोटी बिटिया का बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर को बताया है? वहीं जा रही हूँ। क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ? नहीं, मेरा आपसे मिलना ज़रूरी था। वहाँ और भी लड़कियाँ हैं। आप गलत समझ रही हैं। हम कल मिल सकते हैं। मैं रात में बुरहानपुर के लिए निकलूँगा, लेकिन मैं आज नहीं मिल सकती। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने बार बार उसका नंबर घुमाया। उसने मोबाइल बंद कर लिया था। मैं बूथ से निकला ही था कि मैंने एक लड़की को अपने एकदम करीब पाया। वो जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रही थी। वो पान चबा रही थी। मेरे सामने आते उसने पान थूक दिया और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, कहाँ चलना है? कहीं नहीं। 50 ही दे देना। किस बात के लिए? हमको लोग पैसा क्यों देते हैं? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। कल शाम से यहाँ मंडरा क्यों रहा है? मैं समझा नहीं। 50 रुपये निकाल और यहाँ से चलता बन। पैसे किस बात के? तू बूथ में था, मैं तेरा इंतज़ार करती रही, तेरे चक्कर में एक ग्राहक को छोड़ दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने गुस्से में कहा। अब 50 निकालता है कि अपने आदमियों को बुलाऊं? ये हमारा अड्डा है, यहाँ दोबारा मत आना। अच्छा खासा कस्टमर छूट गया और इस कंगाल से पाला पड़ा। फुकट में ऐश करना चाहते हैं, बिना पैसे के मौज उड़ाना हो तो घर में क्यों नहीं रहते? मैं उस वेश्या को 50 रुपये का नोट ना देता तो वो तीखी आवाज़ में और न जाने क्या क्या बकवास करती। अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भर रहे लोग वैसे भी हमारी तरफ देखने लगे। मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मैं एक किस्म की लज्जा में डूबता चला गया। बूथ का लड़का मेरी तरफ देखते हुए हंस रहा था। तभी उस लड़की के पास एक ऑटो रुका। वो ऑटो में बैठी और वहाँ से निकल पड़ी। मैंने अपनी छोटी सी टेलीफोन डायरी का वो पन्ना वहीं फाड़ दिया जिस पर नीला का नंबर लिखा था। ये सब मेरे साथ मेरी उम्र के 45वें बरस में घटा था और अब मैं अपनी उम्र के 48 साल पूरा करने जा रहा हूँ। कभी कभार कोई स्कूली बच्ची लिफ्ट मांग ही लेती, लेकिन अब मैं रुकता नहीं। उन 2 शामों के अच्छे बुरे अनुभवों ने मुझे कुछ डरा सा दिया है और मैं ये सोचने लगा हूँ कि जीवन में कम से कम लोगों को आने देना चाहिए, और उनमें भी सिर्फ उन लोगों को जिन्हें हम जानते रहे हों, पहचानते रहे हों। अजनबी लोगों और अजनबी आवेगों का कोई ठिकाना नहीं। ये कभी भी हमारे लिए अराजक और असहनीय हो सकते हैं। कभी कभी ये ज़रूर होता है कि मैं किसी आसमानी नीले रंग की साड़ी पहने हुए किसी स्त्री को कहीं देखता हूँ तो मुझे नीला के साथ की शाम के उस आधे पौने घंटे का ख्याल जकड़ लेता है। मैं सोचने लगता हूँ कि अब वो औरत कहाँ रहती होगी, क्या करती होगी, उसके पति और बच्चे कैसे होंगे। ख्यालों का ये सिलसिला मुझे इस सवाल तक भी ले जाता है कि क्या कभी उसे मेरी याद भी आती होगी? क्या उसे कभी ये भरोसा मिला होगा कि मैं उससे इसलिए ही मिलना चाहता था कि उससे मिलना मुझे अच्छा लगा था? उसके मिलने ने भले ही कुछ क्षणों के लिए, लेकिन मुझे बहुत कुछ दिया था। एक प्रकार की ज़रूरी तसल्ली, एक प्रकार की ज़रूरी तमन्ना, एक प्रकार की ज़रूरी तकदीर। ये सब चीज़ें हमसे छूटती चली जाती हैं। ये चीज़ें हमारे लिए मरने लगती हैं या हम इन चीज़ों के लिए मरने लगते हैं। रविवार की उस शाम के शर्मनाक अनुभव से गुस्से में मैंने नीला का नंबर नष्ट तो कर दिया था, पर अगले वीकेंड में, उसके बाद के वीकेंड में मैं प्लाज़ा के आसपास उससे मिलने के लिए चहलकदमी करता रहा था। वो दूसरी लड़की भी नज़र नहीं आई जिसने मुझे नीला का फ़ोन नंबर दिया था। उस साल की गर्मियों में मेरा ट्रांसफ़र पंचमढ़ी के स्कूल में हुआ और उन गर्मियों में ही मेरे पिताजी नहीं रहे। कुछ दिनों तक कभी कभार ही पंचमढ़ी में खड़े हुए पहाड़ों से, पंचमढ़ी पर तने हुए आसमानी नीले आसमान से उस लड़की की बहुत ज़्यादा याद आती रही जिससे मैं आधे घंटे के लिए ही मिला था, जिसके लिए मुझे एक वेश्या से न जाने क्या क्या और क्या कुछ सुनने को मिला था, सहने को मिला था। और धीरे धीरे मैं पहले शाम के सुख से दूसरी शाम के अवसाद और अपमान की यादों से दूर जाता रहा।
अपनी उम्र के 48वें बरस में मैंने अपने ही स्कूल की एक विधवा अध्यापिका से विवाह किया और इस तरह मेरी ज़िंदगी एक तरह के रूटीन से, एक तरह की एक रास्ता से बंध कर बीतने लगी। पर अब भी ये होता है, कभी कभार ही ये होता है कि मैं सर्दियों के नीले आकाश की तरफ देखता हूँ। शाम का वक्त आता है, मेरे साथ अपने जीवन की उदासियाँ होती हैं और मुझे यकायक नीला का ख्याल आ जाता है। नीला का ख्याल जो और ज़्यादा ख्याल ही होता गया था, एक प्रकार की आसमानी नीली याद। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी आसमानी नीली याद। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।